हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे रीडर एकेडमी विद जैन पे स्वागत है, वेलकम है। और हमारी आवाज आपके पास बहुत ही बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। तो आज जो है कि इंडियन पॉलिटी के लेसन्स को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो है कि बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके थे जो है कि यानी कि इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या परिस्थितियां थी, 1600 चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पूरी तरह से इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जाकर देखिए और किस तरह से जो हुआ उससे उस जो पढ़ा है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जरूर उस वीडियो को देखिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बहुत उसमें बात कर चुके थे, संविधान जो संविधान बना किसके तहत बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के तहत कैबिनेट मिशन में कुछ लोग आए थे, जैसा कि हम बता चुके हैं। और आगे बढ़े तो बताया है कि जो टोटल सदस्य थे संविधान सभा में रखा गया था, कितने रखे गए थे, तो टोटल 389 सदस्य रखे गए थे। कितने रखे गए थे? 389, जिसमें आपको जानकारी है कि जैसे 389 थे किसको लेकर, जब पाकिस्तान अलग नहीं था तो उसको लेकर टोटल सदस्य कितने? 389 थे। जैसे क्या पाकिस्तान अलग हो जाता है, जैसे ही पाकिस्तान अलग हो जाता है तो भारत में जो संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या रह जाती है वह 299 रह जाती है। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए जब जो है कि पाकिस्तान अलग हो जाता है तो उस समय जो है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाते हैं, तो कहेंगे 299। आगे भी आपको पता है कि संविधान सभा के जनक किसे कहे जाते हैं या किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये क्या है? संविधान सभा के जनक है। संविधान के जनक है। इंडियन भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि बताया था इनका कितना योगदान था संविधान में। यह जो है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ पूरी तरह से संविधान का कैसा जो है कि मसौदा पूरी तरह से कहा जाए तो कच्चा मसौदा कैसा होना चाहिए, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति जो 27 कब किया गया था, तो 29 अगस्त प्रारूप समिति गठन कब किया गया था? 29 अगस्त। आपको यदि पढ़े होंगे तो आपको याद होगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए संविधान है क्या, इसके बारे में देख लिए। और जो है कि आपको पता है कि संविधान को बनने में कितना लगभग 3 साल लग गया था। इसका मतलब जो है कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2y यानी वर्ष लिखे हैं, 2y 2 वर्ष, m मंथ 11 महीना और 8 दिन लगे थे। लगभग जो है कि कह सकते हैं कि 3 महीने लग गए थे। और इसके इतना हम समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको बता चुके थे, सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ी सी और बात, चलो समझिए। और यहाँ से आपको एक एक करके हम पढ़ेंगे संविधान में आखिर है क्या, हमें क्या पढ़ना है, इसको हम समझते हैं। संविधान में है क्या? संविधान में जो हमें भाग पढ़ना है, अनुसूचियां पढ़नी है। क्या पढ़ना है दोस्तों? भाग पढ़ना है, अनुसूचियां पढ़ना है और प्लस अनुच्छेद पढ़ना है। याद रहेगा? आपको समझिए भाग क्या होता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे भाग 3 की बात करेंगे, मौलिक अधिकार है। पूरी तरह से कहा जाए तो किसमें कौन सा चैप्टर दिया गया है उसके बारे में हम डील करेंगे, जो कि भाग में कि जैसे मौलिक अधिकार एक चैप्टर है, नागरिकता भाग 2 में है,
अभी भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में है जो संघ और राज्यों के बारे में है। तो पूरी तरह से कहा जाए तो जो भाग है वो कौन सा चैप्टर इसके बारे में है। अनुसूचियों के बारे में बता चुके हैं, जैसे कि वीडियो बना चुके हैं, उसमें पढ़ा चुके हैं कि अनुसूचियां कितनी है और कब संशोधन की, इसमें भी बता चुके हैं। तो इसमें क्या है उसके बारे में है। पूरी तरह से कहा जाए एक अनुसूचियां कितनी है तो कितनी बताएंगे। भाग कितने 22 है अनुसूचियां, सॉरी 22 पहले थे, अब कितने हो गए 25। अनुसूचियां पहले 8 थी, पहले कितनी थी 8 थी, अब कितनी हो गई है 12 हो गई है। वर्तमान में पहले कितने थे 22 भाग थे, अब कितने हो गए हैं 25 हो गए हैं। अनुच्छेद जो है कि पहले 395 थे, अनुच्छेद कितने थे 395 थे, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है कि 450 से प्लस हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि संशोधन हो रहे हैं समय समय पर और इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होते जा रहे हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो हम समझ लिए कि भाग पढ़ना है, अनुसूचियां पढ़ने। अनुच्छेद क्या है, जैसे कि 1 में क्या कहा गया, 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया, एक क्रम जो रखा गया है, जो क्रम रख दिया गया है उसको हम अनुच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनुच्छेद कहेंगे। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है पढ़ना क्या क्या है। आपको भाग पढ़ना है, अनुसूचियां पढ़नी है और पूरी तरह से कहा जाए तो अनुच्छेद पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चंस आने हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और इंडियन पॉलिटी पूछा जाए तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि आप पढ़ के जाते हैं, जितना मैं पढ़ाता हूं उतना पढ़ के जाते हैं, तो आपको भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है कि ऐसे बताए भी है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसते भी हैं और आपको भी, यदि आप चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें होगी और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रहेंगे, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 में है क्या, तो भाग 1 में देखा जाए जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं भाग 1 में है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य, यानी कि पूरी तरह से कहा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, राज्य के बारे में पूछा जाए। जो हमारे पास जो आज 25 भाग हो चुके हैं, जो 25 भाग हो चुके हैं, तो हम भाग 1 पढ़ रहे हैं कि उसमें है क्या। पूछा जाए कि भाग 1 में क्या है, किसके बारे में वर्णन है, तो हम कहेंगे संघ और राज्य के बारे में वर्णन है। अब इसमें 4 अनुच्छेद है। इसमें कितने अनुच्छेद दोस्तों, 4 अनुच्छेद है, जो कि 3 महत्वपूर्ण है और जो कि चौथा ज्यादा ही महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण होगा उसी की बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको हम थोड़ा से कॉन्सेप्ट के रूप में समझेंगे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या होगा, भारत राज्यों का संघ है। कौन है भाई, भारत। यानी कि हम कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं। और भारत अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों का संघ। संघ के लिए स्पेशल वर्ड जो आता है, जो संघ के लिए स्पेशल वर्ड आता है वो यूनियन होता है, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है भारत राज्यों का क्या है, संघ न देकर दे देता यूनियन, यानी कि हिंदी में लिख देगा यूनियन। तो आपको यूनियन पे ही टिक लगाना है या तो संघ पे टिक लगाना। पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इस समय क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है कि जैसे ग्रुप डी एग्जाम हो गया, कुछ भी जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत में यदि आप क्या प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो पहले क्वेश्चंस मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के जो कि सीट है उस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो भारत राज्यों का क्या है, तो आपको सिर्फ जवाब देना है, कुछ नहीं कहना है, कहना कि भारत राज्यों का संघ है। क्या दोस्तों, भारत राज्यों का संघ। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वर्तमान में करंट सिनेरियो देखा जाए भारत का, तो उसमें पूरी तरह से 28 राज्य हैं। कितने राज्य दोस्तों आपको पता है, 28 राज्य। 28 राज्य। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहेंगे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहेंगे आप। इनकी से कह सकते हैं संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश।
हम जब भी संघ की बात करेंगे यानी केंद्र की बात करें, जैसे आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार। जैसे केंद्र की सरकार में कौन है, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अलग अलग स्टेट की बात करें तो जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय श्री योगी जी हैं, उसी तरह से आदित्यनाथ योगी जी हैं। उसी तरह से अलग अलग बात किया जाए तो जो हमारे जो स्टेट है 28 स्टेट है। कितने स्टेट है दोस्तों? 28 स्टेट है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब हम समझते हैं कहना क्या चाहते हैं। अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत क्या है पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि अचानक ये क्या हो गया, भारत क्या जन्म हो गया है। भारत क्या पूरी तरह से है जो 28 है और 8 है, ये मिलकर भारत कहलाते हैं। यदि इनको कोई अलग करना चाहता है यानी कोई अलग होना चाहता है, कोई मान लीजिए कोई स्टेट कहता है कि हम क्या भारत में नहीं रहना चाहते हैं, तो अलग नहीं हो सकता है, चाहे कर भी अलग नहीं हो सकता है। ये भारत की खासियत है। इसका मतलब यह है कि जो भारत बना है 28 राज्य से बना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यदि कोई अलग होना चाहता है, यदि कोई चाहता है कि हम भारत से अलग हो जाए और एक अपना देश बना ले, तो कभी संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए कहा गया कि भारत राज्यों का संघ। क्लियर हो दोस्तों? चलिए आगे तो याद रखिएगा भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है। अलग अलग अंग्रेजी में वर्ड्स आते हैं, जैसे कॉन्फेडरेशन आता है, फेडरेशन आता है, तो उससे में घबराना नहीं है। हमें क्या लगाना है? यूनियन लगाना है, क्योंकि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब अनुच्छेद 2 पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ज्यादा जो है कि भटकाने काम नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है और कितना ज्यादा आप पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करिए। आपको बिल्कुल जहां से पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ा तो उससे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी नए राज्यों की स्थापना, हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, यदि कोई देश, कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो खुशी खुशी मिल सकता है। यानी कि पूरी तरह से कहा जाए, कौन सा अनुच्छेद कहता है? पूरी तरह से कहा जाए कि नए राज्य की स्थापना के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में वर्णन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है सॉरी, तो कहेंगे अनुच्छेद 2 में कहा गया कि नए राज्यों की स्थापना जो होगी अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी, अनुच्छेद 2 के तहत की जाएगी। जैसे आपको याद है कि आप बैक जाएंगे तो आपको पता है कि सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का नहीं था, यानी भारत में नहीं था, बल्कि क्या हुआ जब चाइना ने क्या किया, जब चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया तो ये जो कि सिक्किम वाले लोग डर गए और जो है कि सिक्किम के लोग डर गए और यहाँ से आकर भारत में क्या हो गए? सम्मिलित हो गए। इसकी भी अलग कहानी है, याद रखिएगा। जैसे सिक्किम में भारत का अंग नहीं था, ये अनुच्छेद 2 के तहत क्या किया गया, वो जो है कि भारत में सम्मिलित हुआ। यानी कि अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी स्टेट या कोई भी अदर स्टेट है या कोई भी पूरी तरह से कहा जाए तो राज्य है, तो जो है कि भारत में सम्मिलित हो सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू सिक्किम में जो भारत का नहीं था। अब आगे बढ़ गए तो नए राज्यों की स्थापना कर लिए। इसके बाद राज्य की सीमा, राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन, याद रखिएगा, आदि में परिवर्तन अनुच्छेद 3 कहता है। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, आप सिर्फ याद रखेंगे पहला क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और यहाँ से क्वेश्चंस आप यदि भागिक से आने होते हैं तो कहीं 3 अनुच्छेद फिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें से आ जाते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, यदि नए राज्यों की स्थापना करना है, सम्मिलित नए राज्यों को लाना है तो अनुच्छेद 2 बिल्कुल तैयार है, अनुच्छेद 2 के तहत ला सकते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य की सीमा में,
सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन हम कर सकते हैं। और आगे और भी एक समझ लीजिए, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। पूरी तरह से कहा जाए तो राज्यों में जो तोड़ फोड़ है, तोड़ फोड़ का मतलब समझा दे रहे हैं शॉर्ट में, क्या करने का तरीका है तोड़ फोड़। जब भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही तोड़ फोड़ कहने का मतलब हम राज्य को दो के हिस्से में कर सकते हैं, 2 से अधिक हिस्से में कर सकते हैं, जैसे आवश्यकता लगी इसको हम कर सकते हैं। जैसे देखा जाए, ध्यान समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कट के कौन बना, उत्तराखंड बना। स्टेट वाला पढ़ाएंगे कि राज्य कैसे बने, कौन से कट के किससे बने, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। और जहां से क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डील करेंगे उसको। उत्तर प्रदेश से कट के क्या बना, उत्तराखंड बना। क्या बना, उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश से कट क्या बना, उत्तराखंड बना। यानी कि पूरी तरह से कहा जाए उसकी सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, क्या है, किसी स्टेट में कर सकते हैं। अब पूछता है कि बताइए दोनों शक्तियां, ये दोनों शक्ति किसके पास है, ये दोनों शक्ति किसके पास है कि भाई जो है कि नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, उसके सीमा में, क्षेत्र में, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोनों शक्ति किसके पास है, तो कहेंगे संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास। याद रखिएगा संसद के पास है। अब आगे कह दिया जाए राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन। थोड़ी सी और बातें समझ लीजिए। संसद क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से जो है कि राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना। ये क्या होता है, जो संसद होता है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी विधानमंडल, जो राज्य का, याद रखिएगा राज्य के स्तर पर कौन होता है, विधानमंडल, और केंद्र के स्तर पर संसद। जैसे कि पढ़ा चुके हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसको बता चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझे, उसको देख सकते हैं, लिस्ट बनाया है। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, विधानमंडल को क्या करते हैं, भेजते हैं। क्या मैसेज भेजते हैं, या पूरी तरह से विधेयक के बारे में समझाने के तौर पर देखिए मैसेज करते हैं, या विधेयक की तरह जो विधेयक के विधानमंडल को भेजते हैं। यानी कहने के मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो भेजते हैं विधानमंडल को, जिस राज्य के नाम क्षेत्र, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को क्या करना है, उसके नाम क्षेत्र को बदलना है, तो उत्तर प्रदेश के क्या विधानमंडल को भेजेंगे। उसके बाद क्या एक समय अवधि होगा, एक समय दिया जाएगा, और उस समय में क्या किया जाएगा, उस समय जो है कि जो विधानमंडल होगा यदि जवाब नहीं देता है तब भी क्या हो जाएगा, संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। याद रखिएगा इसका मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो संसद क्या है, शक्तिशाली, इसलिए कहा गया है संघीय व्यवस्था, जैसा कि एकात्मक और संघात्मक। तो संघात्मक में क्या है, हमारा संविधान न तो पूरी तरह से एकात्मक है, न तो पूरी तरह से संघात्मक है। नहीं, ज्यादातर शक्तियां देखेंगे तो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं। यानी विधानमंडल, यदि आइए आपको पूछे क्या विधानमंडल उसे रोक सकता है, तो नहीं रोक सकता है। एक समय देता है संसद, उसके समय यदि नहीं, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो विधेयक क्या होता है, संसद प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 की बात करें, 2 और 3 कैसे प्रयोग किए जाएंगे उसके बारे में, ज्यादातर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 और 3 कैसे प्रयोग किए जाएंगे उसके बारे में तो याद रखिएगा। हमें 3 अनुच्छेद मोस्टली याद रखना है कि पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि 28 राज्य। वर्तमान में कितने राज्य हैं तो बात करेंगे, वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि कहने का मतलब है कि कोई भी जो है कि भारत से अलग नहीं हो सकता है, ये जो है कि ये अनुच्छेद 1 कहता है, यानी यूनियन है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो है कि राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र में आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये सब शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, यानी कि तोड़ फोड़ कर सकते, अलग कर सकते, जैसे उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना। और हम स्टेट के बारे में बात करेंगे, कौन सा राज्य कैसे कट के बने। कुछ बातें यहां समझ लेते हैं। या भाग 1 है, पूछा जाए भाग 1 किसके बारे में, संघ और राज्य के बारे में।
तो यहाँ से कुछ बात है। चलिए, तो ये तो भाग 1 खत्म हो गया। उसी तरह भाग 2 देखेंगे, भाग 3 देखेंगे, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, ऐसे करके जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए आगे समझ, कुछ बातें समझ लेते हैं जो टेट में पूछा था 10 हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान जनगण मन, जिसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कब अपनाया गया? तो याद रखिए कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? याद रखिए सबसे पहले से कौन लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा है? कि बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं टेट वाला में जो टेट होता है उसमें पूछ देता है, टेट वाले में जो लो एग्जाम होते हैं उसमें पूछ देता है। याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसको भी कब हुआ था? इसको कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अच्छा एक बात और बताइए, जो कि 24 जनवरी की एक बात और हुआ था कि जो कि क्या हुआ था बताइए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। और भी कुछ बातें हुई थी, पूरी तरह से पहले बता चुके, उसको आप ध्यान समझिए, उसके बारे में बिल्कुल देखते रहिए। राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रीय ध्वज बात करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। एक क्वेश्चन पूछा था जो टेट वाला हुआ था, जो टेट वाला जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचांग। चलिए इसको समझते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो याद रखिए कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसकी बात हम लोग करें तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो कहेंगे 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बताइए राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? सॉरी, किस पर आधारित है? याद रखना है आपको जो भी बातें बता रहे हैं। तो कहेंगे शक समवत पे आधारित है। शक समवत पे, तो शक समवत पे आधारित है। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रीय पंचांग जैसे विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, साथ ही साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी अपनाया गया है। मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर राष्ट्रीय पंचांग किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। पूरी तरह से सरकारी जितने भी काम होते हैं शक संवत को देखते हुए होता है। इसको पूरी तरह से आपको याद रखना है कि कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। ये 22 है, बस 22 जुलाई है 1957 है, तो 1947 से 1957। ये आपको याद रखना है। यहाँ से हम लोग देख लीजिए, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या कर लेते हैं? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो आपको याद है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। याद रखिए कैसे याद करेगा? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत एक में रख लीजिएगा। तो जो कि 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को तो 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को। चलिए कुछ जानकारी थी कि भाग 1 के बारे में हम लोग समझे, उसके बाद अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिए। क्या दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, और बिल्कुल अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। आपके साथ हम बिल्कुल लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।